हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे शासन प्रणाली, जो कि हमारी सीरीज चल रही थी घटना चक्र से घटना चक्र राज व्यवस्था, जो शासन चल रही थी पॉलिटी का, उसमें आज हम लोग का जो चैप्टर है शासन प्रणाली। इससे पहले हम लोगों ने इसके आगे के सभी पार्ट जो थे करीब 4 से 5 क्लास में उसे कंप्लीट किया था, उसे भी आप लोग जा कर के ज़रूर देख लेंगे। तो आज शुरू करेंगे हम लोग शासन प्रणाली, जहां पर हम लोग इसके जो जितने भी प्रश्न हैं उसे हम लोग विश्लेषण के साथ और उसे पॉइंट वाइज समझते चलते हैं। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, जहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप दी गई है, वहां आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे शासन प्रणाली। इससे पहले के सभी वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जाकर के आप घटना चक्र पॉलिटी प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लेंगे, जहाँ पर आपको हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और यह सभी प्रश्न जो है आपके किसी न किसी पीसीएस एग्ज़ाम में, यानी कि बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, इन सभी एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं। तो आप लोग इसे मिस नहीं करेंगे, एक एक पॉइंट को आप देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे अब शासन प्रणाली का पहला प्रश्न। चलिए शुरू करेंगे अब प्रश्न कोश यानी कि जहाँ पर आपको सभी प्रश्नों का संग्रह दी गई है और यहाँ पर हम प्रश्न करते हैं और उसके विश्लेषण को जानते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व ध्वज, राजधानी, संप्रभुता या शासनाध्यक्ष? तो सही आंसर हो जाएगा संप्रभुता। राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह है संप्रभुता। विश्लेषण की बात करें तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। और राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। दूसरा प्रश्न है, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करना है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। विश्लेषण की बात करें तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित मानवीय संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य स्वतंत्र और समान हैं तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक या अर्धलोकतंत्रात्मक? तो भारतीय संसदीय प्रणाली जो है वह संसदात्मक प्रणाली है। आगे इसके विश्लेषण को देखें तो शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। चौथा प्रश्न, संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका जो होती है वह विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होती है। पांचवा प्रश्न, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? संसदात्मक सरकार आरंभ की गई थी ग्रेट ब्रिटेन में, यानी कि यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। आगे वर्तमान में संसदात्मक स्वरूप
का जो शासन स्वरूप है जो अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में परिलक्षित हुआ था। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता जो नहीं है वह है अध्यक्षात्मक सरकार। भारत में संसदात्मक, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघात्मक सरकार है। आगे सातवां प्रश्न, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि यहाँ पर जो लोकसभा और मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद जो होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विश्लेषण देख लें तो भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और यह वर्णन है अनुच्छेद 75(3) में। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी एक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। आगे आठवां प्रश्न, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? यहाँ पर जो सही आंसर है वह है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। विश्लेषण देखें तो 75(5) अनुच्छेद 75(5) में उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक पद पर नहीं रहेगा, अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, अनुच्छेद 75(3) में कही गई है। इसलिए कथन 2 भी सही है क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है और राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जबकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 9वां प्रश्न, संसदीय स्वरूप में शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। 10वां प्रश्न, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब देखिए इसके विश्लेषण की बात तो शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। अतः जो सही उत्तर है वह है ई। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। यह व्यक्त करता है सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। 12वां प्रश्न, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है किसमें? राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। 13वां प्रश्न है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है।
यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। यानी कि सही उत्तर जो यहाँ पर हो जाएगी 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तथापि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है, बल्कि सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित किया गया है। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा आपका सही सभी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। विश्लेषण देखें तो भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा यह एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया है। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना जा सकता है। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? 1, संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, सत्तावादी सरकार। यानी जो सही आंसर है नहीं है वह है सत्तावादी सरकार। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है, यहाँ गणतंत्र है न कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन कर लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है। 16वां प्रश्न, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है किससे? प्राधिकार प्राप्त होती है भारतीय संविधान से। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है और संघीय शासन प्रणालियों के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन संविधान में किया गया है, जिसका वर्णन संविधान की 7वीं अनुसूची में की गई है। और 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का वर्णन मिलता है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का अपना एक संविधान है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करती है। आगे 18 नंबर, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की विशेषता है लाल फीता शाही। अन्य सभी जवाबदेही, पारदर्शिता और कानून का नियम यह सुशासन की विशेषता है। लाल फीता शाही सुशासन की व्यवस्था नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही यह सभी सुशासन की व्यवस्था होती है। सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता सभी अनुशासन की विशेषता है। 19वां प्रश्न, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। विश्लेषण देखें तो कल्याणकारी राज्य नागरिकों के, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत यानी क्रीमी लेयर को, अर्थात पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना भी सभी किसानों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए है। संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं में लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से केंद्र में वंचित वर्ग ही है। 20वां प्रश्न, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है?
यह व्याख्या करती है कल्याणकारी राज्य की। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता या साम्यवादी राज्य? तो यह है साम्यवादी राज्य। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता या न्याय, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। समाजवादी राज्य एवं राजनैतिक समानता, न्याय का उल्लेख हमें उद्देश्य में भी मिलता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सन्निहित है। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो इनमें जो सही है वह है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। 23वां प्रश्न, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? भारत में राजनैतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है वह है जनता। विश्लेषण देखें तो भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग से। साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राज सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी न होकर सेवक है। 24वां प्रश्न, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अपशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होगा। इनमें जो सही आंसर है वह है एकल कार्यपालिका। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। इनमें जो है सही सभी ऑप्शन यानी डी नंबर। 26वां प्रश्न, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि यहाँ जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने एवं बदलने का अधिकार है, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि भी शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन सही या उचित तरीके से नहीं करते, तब जनता चुनावों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल या सरकार को पराजित कर हटा देती है। 27वां प्रश्न, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है, वह साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। 28वां प्रश्न, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में जो है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास, भारत में संसदीय शासन नहीं है और जो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसमें भारत एक गणतंत्र का अर्थ है सी ऑप्शन। भारत में जो गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होता है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। यहाँ वंशानुगत शासन नहीं है, भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। 29वां प्रश्न, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है वह कि राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। 30 नंबर प्रश्न, राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, यह है भारत के संविधान से। राज्य और केंद्रीय सरकार को भारत के संविधान से प्राधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि भारतीय शासन प्रणाली का स्रोत उसका संविधान है। 31वां प्रश्न,
निम्नलिखित में से किनसे बिन निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? भारत का संविधान जो है वह केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण को बताता है। कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन पर आधारित माना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। 32वां प्रश्न, भारतीय संविधान कैसा है? तो यह न तो ज़्यादा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला के रूप में, यानी ना ही ज़्यादा कठोर और ना ही ज़्यादा लचीला। भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। जबकि जो कहा जाता है कि कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ अन्य उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अन्य राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। 33वां प्रश्न, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? अंतर का बिंदु जो है वह है न्यायिक समीक्षा। ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है। ब्रिटिश संसद जो है वह संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्ति एवं कार्यपालिका संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 34वां प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है और कारण आर है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। 35वां प्रश्न, कथन ए, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है, यह गलत है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है परंतु आर गलत है। 36वां प्रश्न, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? भारत के संविधान का संघीय लक्षण जो नहीं है वह है एकहरी नागरिकता। विश्लेषण देखें तो एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद है। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र तथा राज्यों के शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि है। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौते को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जाता है। 37वां प्रश्न, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? तो इनमें जो है सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, ई, यानी कि हम इसे विश्लेषण में समझते हैं। विश्लेषण देखें तो विकल्प जो ई है वह सही उत्तर है और दिए गए सभी तत्वों में से क्रम संख्या 4, 6 और 7 पर उल्लिखित तत्व ही भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व है, परंतु ये तीनों किसी विकल्प के साथ विद्यमान नहीं है। क्रम संख्या 1, 2 और 3 एक उल्लिखित सभी तत्व परिसंघीय व्यवस्था के अनिवार्य तत्व है। यानी यहाँ पर हम समझने की प्रयास करें तो राज्यपाल संबंधी उपबंध, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता संबंधी उपबंध, अनुच्छेद 356 एवं 357 संवर्ती सूची और उसमें प्रगणित विषयों पर संघ की अध्यारोही है। विधायी शक्ति, अनुच्छेद 254, राज्यों का नाम और भूगोल यानी राज्य क्षेत्र बदलने का शक्ति, अनुच्छेद 3 एवं 4,
राज्यों की कमजोर वित्तीय शक्तियां, संविधान संशोधन के राज्यों की अपेक्षाकृत निर्बल भूमिका, अनुच्छेद 368। आगे 38वां प्रश्न, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनराविलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं या द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो इनमें जो सही है वह है ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 5। 2, 3, 5 यानी कि राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था में संघात्मक लक्षणों के साथ साथ एकात्मक तत्व भी विद्यमान है, यथा सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, आपातकालीन प्रावधान आदि वर्णित है। 39वां प्रश्न, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक परिसंघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुत्व संपन्न है। विधायिका वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है। इनमें जो सही है 1 और 2 यानी कूट में सही आंसर देख ले तो ऑप्शन नंबर बी। 40वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है और कारण आर है भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो इनमें जो सही आंसर है वह है दोनों ए और आर सत्य है तथा आर ए का एक मान स्पष्टीकरण करता है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः यानी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है जिसमें कोई आनुवंशिक शासक नहीं होता है तथा राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। 41वां प्रश्न, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कारण ए है राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीव रक्त है। कारण आर, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आगे 42वां प्रश्न, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो दल विहीन जो प्रजातंत्र है इसे प्रस्तावित किया था महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों ने। तो इसे विश्लेषण में देखें तो महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया। ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। 43वां प्रश्न, कथन ए, भारत की संघात्मक रचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। कारण आर है विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो इनमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। 44वां प्रश्न, कथन ए, महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहन बनकर उभरा है। यहाँ सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है और ए आर का सही मान स्पष्टीकरण भी है। 45वां प्रश्न, भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण क्या है? तो यहाँ पर जो विश्लेषण दी गई है आंसर डाउटफुल है, इसलिए विश्लेषण को जानते हैं। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसके वृहद होने का कोई एक कारण नहीं है बल्कि उपयुक्त सभी कारणों से संविधान का रूप वृहद कारण हो गया है। अतः सभी विकल्पों में से कोई एक सत्य है बल्कि सभी सत्य है। अगर सभी विकल्प को देख लें तो इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है, बिल्कुल सही। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह भी सही है।
यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। सही है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। यह भी सही है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारी जो आज की सीरीज थी शासन प्रणाली वह आज समाप्त हुआ। अब आगे का क्लास जो चैप्टर होगी उसके बारे में जानेंगे। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जाते जाते एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर कर लें। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।